हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, तो क्यों ना हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं गांधी जी के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के जन्म की। हमें पता है कि 2 अक्टूबर 1869 द बर्थ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। होता कहाँ है जन्म? पोरबंदर, काठियावाड़ जगह है, राइट, जो कि इस वक्त एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। वहाँ पे इनका जन्म होता है और इनके फादर का नाम करमचंद गांधी एंड मदर इस पुतलीबाई। जब बात करते हैं इनके सिबलिंग्स की, तो 2 ब्रदर और एक सिस्टर हैं इनके। ब्रदर का नाम क्या है? लक्ष्मी दास, करसन दास, एंड इनकी सिस्टर हैं रतीला बहन, राइट। अब जब हम आगे बात करते हैं इनके बारे में, तो हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में, थोड़ी जानकारी लेंगे आपके साथ। तो कमिंग टू द एजुकेशन पोर्शन, अर्ली स्कूलिंग की बात करते हैं। अराउंड द एज ऑफ 7 गांधी जी राजकोट चले गए थे, ठीक है। तो इनकी जो स्कूलिंग है सारी की सारी राजकोट से है। और उसके बाद जब इनकी स्कूलिंग खत्म होती है, तो फॉर द डिग्री ऑफ BA समलदास कॉलेज है भावनगर में, वहाँ पे ये BA की डिग्री करने जाते हैं। लेकिन अभी इनका पहला ही टर्म हुआ होता है, तो इनके एक फैमिली फ्रेंड इनके पास आते हैं जो कहते हैं कि BA डिग्री करने के बाद इनको कोई अच्छी यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो वो उनको सजेस्ट करते हैं इनको बाहर भेजना चाहिए, इन्हें लंदन भेज दीजिए। वहाँ से यदि ये बैरिस्टर की डिग्री ले आएंगे तो इनको अच्छी खासी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए ये BA की पढ़ाई यहाँ पे पूरी नहीं करते हैं और चले जाते हैं कहाँ? लंदन। और लंदन जाने का बेसिकल द ईयर इज फ्रॉम 1888 टू 189 गांधी जी लंदन में अपनी लॉ की स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको जाननी चाहिए, जब लंदन जा रहे होते हैं गांधी जी, तो इनके जो मदर हैं वो इनसे किसी चीज़ को मना करने की बातें करती हैं कि 3 चीज़ों का तुमने बहुत ध्यान रखना है। तो वो क्या 3 चीज़ें थी जिनके बारे में स्पेशली इनकी मम्मी ने इनसे वादा लिया था? वो 3 चीज़ें क्या थी कि तुम लंदन जाके एक वाइन, वुमेन एंड मीट, इन सब चीज़ों से तुम दूर रहोगे, राइट। ये बातें, ये 3 शर्तें इनकी मम्मी ने इनको जाने से पहले इनसे ली थी, ठीक है। अब ये कॉलेज तो या लंदन तो पहुंच जाएंगे, राइट। लंदन पहुंचने के बाद इनको बहुत सारी अड़चनें आएंगी, लेकिन उन अड़चनों तक पहुंचने से पहले कुछ जानते हैं इनके बारे में और बातें। महज 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो जाती है। और इनकी शादी होती किसके साथ है? इनकी शादी होती है कस्तूरबा जी के साथ। और उनके बाद इनके 4 बच्चे हैं जिनका नाम आपके सामने है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर वापस आ रहा हूँ कहाँ पे? लंदन वाली बात पे आ रहा हूँ। जब गांधी लंदन पहुँच जाते हैं अपनी एजुकेशन करने के लिए, तो वहाँ जाके देखो जो इनसे वादे लिए गए हैं इनके मदर के द्वारा, वो वादे इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे कि अब वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलना बड़ा ही मुश्किल था, ठीक है। वाइन कुछ यानी को सोशलाइज होने में इनको बहुत तकलीफ होती है वहाँ पे जाके। जब ये वहाँ जाके इनके बारे में लोगों को पता चलता है कि जिसके घर ये स्टे कर रहे हैं, वो ने एक बात कहते हैं कि यार गांधी, तुम इतना क्यों इस वादे के ऊपर निर्भर हो, या क्यों इस वादे को इतना अच्छे से निभा रहे हो? वो कहते हैं कि जो तुम्हारी मदर है उनको यहाँ के रहन सहन का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जिसको यहाँ का ज्ञान नहीं है, जो अवेयर ही नहीं है यहाँ के बारे में, तो उनको किया हुआ वादा तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? तो गांधी जी कहते नहीं, जो वादा होता है वो वादा ही होता है और वादे को निभाना ही चाहिए। और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि गांधी जी जब लंदन में थे, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वो एक रेस्टोरेंट ढूंढ ही लेते हैं विच वॉज प्योरली वेजिटेरियन, ठीक है। तो वहाँ पे इनको एक बुक भी मिलती है, प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। हेनरी स्टीफन की बुक है प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। उस बुक को पढ़ने के बाद गांधी जी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। बहुत सारी राइटिंग्स लिखती हैं क्या कि शायद स्टार्टिंग में गांधी जी जो वेजिटेरियन थे, इट वाज ड्यू टू द वो, यानी कि जो मम्मी से वादा कर रखा है। लेकिन जो किताब है प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म, उसको पढ़ने के बाद, उसको गो थ्रू होने के बाद, गांधी जी बाय चॉइस वेजिटेरियन हो गए थे, ठीक है। तो वहां पे ये अपना काम पूरा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और वी विल सी कि गांधी जी अपनी पढ़ाई 1891 में पूरी करके वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन जब ये इंडिया पहुंचते हैं
तो व्हाट हैपन्स कि इनकी मदर के बारे में इनका भाई इनको बताता है कि जब तुम बाहर थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो जैन 1891 में ही मदर की डेथ हो जाती है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो अपने बारे में या अपनी काम के सिलसिले में बहुत अलग अलग जगह पे ट्राई करते हैं। लॉ की डिग्री है, कोशिश करते हैं वकील काम करने का, लेकिन वो नहीं हो पाता है सही तरीके से। इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता। तो कुछ देर के लिए अपने भाई के साथ ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ साल बिताते हैं, इनका मन नहीं लगता है। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से जाना ही चाहते थे और शायद भगवान ने इनकी सुन ली और 1893 में ही इनको कॉल आ जाता है किसका, साउथ अफ्रीका से दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला जो कि गुजराती पर्सन है और इनका एक बिजनेस चल रहा है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो इनका कुछ एक केस चल जाता है इनके ही किसी कुलीग के साथ। तो उस केस के सिलसिले में गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है इन 1893। और जैसे ही गांधी जी की खबर पहुंचती है वो तो खुश ही हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि 1893 में एट अ प्लेस कॉल्ड डरबन गांधी जी पहुंच जाते हैं। आप सब ने बहुत सारे किस्से सुने होंगे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये बेसिकली सारा का सारा किस्सा यहीं का है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। सफ़र है डरबन से लेके प्रिटोरिया तक का। इस सफ़र में गांधी जी ने चाहे फर्स्ट क्लास टिकट ले रखी थी, लेकिन फिर भी उनको ट्रेन से बाहर धकेल दिया जाता है बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो वाइट पैसेंजर होता है वो कंप्लेंट कर देता है। बावजूद इसके गांधी जी कहते रहते हैं कि देखिए मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, लेकिन नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा वहाँ पे था उस वक्त कि गांधी जी को फिर भी वो बाहर निकाल देते हैं। इसी दौरान जब तक ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचते हैं, इनको और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहूँ तो कि कई जगह इनको होटल रहने में कहते हैं कि होटल नहीं है, रहने की जगह नहीं दी जाती। फुटपाथ पे चल रहे होते हैं तो फुटपाथ पे धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाता है। तो ऐसी ह्यूमिलेशन गांधी जी को यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे, जब ये साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं और किस सिलसिले में पहुँचते हैं वो हमने आपसे बात की है। अब यहाँ पे मैंने कहा बेसिकली किसका केस सॉल्व करने आए हैं, ये सिर्फ दादा अब्दुल्ला। अब दादा अब्दुल्ला का केस सॉल्व कर देते हैं। कैसे करते हैं, बाय अ प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के थ्रू यानी कोर्ट से बाहर ही 1894 में ये केस का समाधान कर लेते हैं। अब जैसे कि हम सबको पता है 1894 में बेसिकली इसी काम के लिए आए थे, समाधान कर दिया तो जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन जब इनको जाने के लिए एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है, उस पार्टी में गांधी जी का एक न्यूज़पेपर के ऊपर नज़र जाता है और उस न्यूज़पेपर में बेसिकली जो इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, उनके जो वोटिंग राइट्स हैं थोड़े बहुत उनको छीनने की, उनको ख़त्म करने की बात की गई है। गांधी जी वहाँ क्या कहते हैं कि जो इंडियंस वहाँ पे होते हैं उस फेयरवेल पार्टी में, उनको एक सुझाव देते हैं कि तुम सबको इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। पर वहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं देखो गांधी जी जितने पढ़े लिखे यहाँ पे, इतना पढ़ा लिखा हमारे में से कोई भी नहीं है। तो यदि आप एक चीज़ हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ का वादा कीजिए कि यदि आप हमारे लीडर बन के यहाँ पे रहेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो कहते हैं कि गांधी जी महज सिर्फ दादा अब्दुल्ला का केस सॉल्व करने गए थे, लेकिन इस छोटी सी इवेंट ने गांधी जी की लाइफ चेंज कर दी। अब वो कम से कम 20-21 साल बाद वापस इंडिया आएंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन इंडियन कॉज के लिए वहाँ पे या इंडियन लोगों के कॉज के लिए वहाँ पे अब वो रुकेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इनको ये काम करना है तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनानी ही होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आती है 1894 में, जिसे हम कहते हैं नेटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो अगेन हम देखेंगे फ्रॉम 1894 से लेके अराउंड 1900, अगर मैं 6 की बात करूं तो गांधी जी वहाँ पे एक मॉडरेट फेज जिसे कहते हैं, ठीक है, पिटीशन के थ्रू गवर्नमेंट को बार-बार पिटीशंस भेज के जो गलत चीज़ें हो रही हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने का यत्न करते हैं। अब यहाँ पे अगला इवेंट मैंने लिखा है क्या, बोएर वॉर्स ऑफ 1899। अब गांधी जी को बचपन से ही एक चीज़ का शौक था, टू नर्स द पीपल। नर्स मीन्स जो बंदे बीमार हैं उनका ध्यान रखने का शौक था। अब 1899 में बोएर वॉर होती है साउथ अफ्रीका में ही, और उस साउथ अफ्रीका की वॉर में गांधी जी क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स फॉर द ब्रिटिश। जो उस लड़ाई में सोल्जर्स
जिनको चोट या कुछ भी तरह की इंजरी हो जाती है, उनका देखभाल करने के लिए गांधी जी 1899 में उनका साथ देते हैं। कैसे? एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स तैयार करते हैं। और आपको याद होगी एक बात कि गांधी जी को केसरे हिंद का मेडल मिलता है, या टाइटल या अवार्ड कह लीजिए, वो मिलता है। वो बेसिकली यहाँ जो सहयोग दिया है उसी चीज़ के लिए गांधी जी को 1915 में जाके मेडल मिलेगा, किसका? केसरे हिंद का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। अगली बात क्या हो रही है हमारे यहाँ पे, चलिए, द नेक्स्ट थिंग व्हाट दे कॉल इज, अब यहाँ पे दो बातें और। अब गांधी जी वहाँ पे काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली अ वेरी फेमस बुक अनटू दिस लास्ट। अब आप सबको पता है कि लोगों को जब जागरूक करना होता है तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू करना हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। लोगों को अवेयर करना है तो कोई कम्युनिकेशन का जरिया तो होना ही चाहिए। तो आप देखेंगे 1903 में वहाँ पे एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। आर गेटिंग माई पॉइंट? 1903 में एक न्यूज़पेपर लेके जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। अब इस इंडियन ओपिनियन को पब्लिश करने में खर्चा तो होगा ही, तो इसी के खर्चे के सिलसिले में बातचीत चल रही होती है। तो एक इंसान गांधी जी को जो उसकी देखभाल के लिए रखा गया था इस पब्लिकेशन ऑफ दिस प्रेस के लिए, वो कहता है कि गांधी जी खर्चा बहुत हो रहा है। तो गांधी जी बेसिकली उस बंदे से जब मिलने जाते हैं तो रास्ते में एक किताब पढ़ते हैं जिसका नाम है जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट। जब तक वहाँ पहुँचते हैं ये किताब वो पढ़ लेते हैं, और ये किताब बेसिकली इकोनॉमिक के ऊपर किताब है, राइट। तो इस किताब से ही गांधी जी को एक आइडिया आता है क्यों ना एक मैं फार्म स्थापित करूं। ठीक है, तो यू विल सी, इसीलिए यहाँ पे 1904 में इस किताब को पढ़ने के बाद गांधी जी फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं 1904 में, और इस फिनिक्स फार्म से ही उसके बाद ये जो अखबार है इंडियन ओपिनियन छपना शुरू होगा, जहाँ पे जितने लोग वहाँ रहेंगे इस फार्म में वो सब मिलजुल के इसके लिए काम किया करेंगे। ठीक है, दिस वॉज द न्यूज़। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं, पहला सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी अगर फेमस हैं तो सत्याग्रह नाम, जो सत्याग्रह शब्द है वो जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो गांधी जी ऑटोमेटिकली सामने आ ही जाते। अब सत्याग्रह अगर बात कीजिए कि पहला सत्याग्रह गांधी जी का साउथ अफ्रीका में, गांधी जी, अब मैंने पीछे कहा था कि 1906 तक मॉडरेट फेस था गांधी जी का इन अफ्रीका, लेकिन 1906 में अब सत्याग्रह फेस। देखो दो चीजें होती है, एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस, जो कि गांधी ने इनिशियली नेम दिया था अपनी मूवमेंट को, लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस में भी अपनी कुछ कमियां होती हैं, तो इसलिए एक नया वर्ड लेके आना चाहते थे। तो नए वर्ड की खोज में इन्होंने इश्तिहार दे दिया था अपने इंडियन ओपिनियन में कि एक नया वर्ड चाहिए जो पैसिव रेजिस्टेंस के अलावा यूज किया जा सके, या उसके रिप्लेसमेंट उससे बेहतरीन कोई वर्ड। तो जब ये बात करूं, वर्ड जो आता है अखबार के थ्रू वो आता है सदाग्रह। एक वर्ड आता है अखबार के थ्रू दैट इज सदाग्रह, और ये वर्ड देने वाले इंसान का नाम क्या है? मगनलाल गांधी। ठीक है, मगनलाल गांधी एक शब्द लेके आते हैं सदाग्रह। अल्टीमेटली इस शब्द को ही थोड़ा सा चेंज करके गांधी जी चूज करते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स वो फोर्स जो कहां से उत्पन्न होती है? ट्रुथ। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो फोर्स जो ट्रुथ से जन्म लेती है, दैट इज सत्याग्रह। ठीक है, अब पहला सत्याग्रह 1906 में गांधी जी अफ्रीका में ही करते हैं। किसके अगेंस्ट? बेसिकली अफ्रीका में एक लॉ आता है जो कहता है कि जितने ही वहां पे इंडियन हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ही गांधी जी पहली बार सत्याग्रह लॉन्च करते हैं अपने जीवन काल में, राइट। तो इस चीज का आपको याद रखना है। अब यहां पे आगे एक और बात है, जैसे मैंने कहा था कि गांधी जी को नर्सिंग या जो वुंडेड लोग हैं उनका ध्यान रखने का बड़ा शौक था, उनकी देखभाल करने का। तो 1906 में अफ्रीका में जुलू रिबेलियन होता है। ये समझ लीजिए कि जुलू जो हैं वो अफ्रीका के लोकल, वहाँ के इंडिजिनस या वहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ाई हो रही है। तो जुलू रिबेलियन में भी गांधी जी एक बार फिर अपनी एम्बुलेंस कॉर्प्स को यूटिलाइज करते हैं और वुंडेड लोगों की देखभाल करते हैं। लेकिन ये इवेंट गांधी जी की लाइफ चेंजिंग इवेंट है। वाई? क्योंकि इनकी जब वो नर्स करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो गांधी के दिमाग में एक बात आती है कि मानवता की सेवा के लिए, वो उनके दिमाग में बेसिकली ये बात आती है कि इस वक्त जब मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, इस वक्त यदि उनकी जो वाइफ है
अगर उनका कोई बेटा या बच्चा होने वाला होता तो क्या उनका ध्यान जो सेवा में है वो रहता? तो यहां पे गांधी जी ने 1906 में ही क्या कहा, वो ब्रह्मचर्य फॉर लाइफ अपनाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि मानवता की सेवा के लिए थोड़ा सा फैमिली से अलग होना पड़ता है, राइट, प्योरली। तो गांधी जी को ये सोच जुलू रिबेलियन के वक्त आई। जुलू रिबेलियन मीन्स कि जब वहाँ के जो वुंडेड लोग थे उनकी देखभाल करते वक्त ये बात आई, तो गांधी जी ने 1906 में ब्रह्मचर्य अपनाने की बात की कि फॉरएवर अब मैं ब्रह्मचर्य सेलिबेसी ही फॉलो करूंगा। अगेन, अब मैंने कहा अगेन गांधी जी के साथ जुड़ी हुई किताब हिंद स्वराज। गांधी जी जो इंडियंस रह रहे थे अफ्रीका में, उनके कॉज के लिए, जब उनके जो भी परेशानियां हैं उनके लिए काफ़ी बार लंदन आते जाते रहते थे। तो ये हिंद स्वराज है, ये 1909 में लिखी गई जब वो लंदन से ही वापस अफ्रीका आ रहे थे। ठीक है, और लंदन के सिलसिले में गए थे, बेसिकली इसी सिलसिले में गए थे जो मैंने कहा ना ऊपर कि रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, उसी सिलसिले में बेसिकली गांधी जी वहाँ जाते हैं। अनदर थिंग इज अगेन एक और फार्म भी बनाया जाता है गांधी जी के द्वारा, टॉल्स्टॉय फार्म और लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का भी गांधी जी की जिंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है या इन्फ्लुएंस है। जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब है द किंगडम ऑफ गॉड रिजाइड्स या इज विद इन यू। इस किताब से गांधी जी कहते हैं कि मैंने नॉन वायलेंस का जो सिद्धांत है बेसिकली मैंने यहां से सीखा है, अहिंसा। राइट, तो ये बात आपको याद रखनी है गांधी जी के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि गांधी जी 1911, 12, 13 और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो गांधी अफ्रीका में करते हैं। जैसे कि हम कहें कि वहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो क्रिश्चियन स्टाइल से मैरिजेस नहीं हुई हैं वो इलीगल होंगी, उसके खिलाफ भी गांधी जी आवाज़ उठाते हैं। और फाइनली अराउंड 1913-14 गांधी जी को इंडिया वापस बुलाया जाता है, राइट, ठीक है, कि आपकी ज़रूरत इंडिया में है। तो फाइनली उस बात को ध्यान में रखते हुए 1915 में, जैन 1950 में फाइनली गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं। और इस दिन को हम कैसे मनाते हैं आप सबको पता है, इसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल गुरु किसको माना था, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए अफ्रीका से गांधी जी डायरेक्ट इंडिया नहीं आए, अफ्रीका से गांधी जी पहले लंदन गए थे, लंदन से बेसिकली इंडिया हैं। लंदन वो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही मिलने गए थे इन बिटवीन। यस और नो, इस बात को याद रखिएगा। फ्रॉम अफ्रीका टू इंग्लैंड, वाई टू मीट गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके क्या हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं। फिर वहाँ से ये कहाँ आते हैं, ये फाइनली इंडिया वापस आ जाते हैं। अब इंडिया वापस आएंगे और गोपाल कृष्ण गोखले देखिए अलग अलग इंसान हैं, फिरोज शाह मेहता भी हैं, तिलक जी भी हैं, बेसिकली ये सब की बातें करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल गुरु ये अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही चूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकियों को तो ये मानते थे कि एक तो ऐसा इंसान में पहाड़ है बहुत बड़ा और एक ऐसा है समुद्र है जिसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा फिरोज शाह मेहता हैं, तिलक जी, इनको ऐसे संबोधित करते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले कहते कि इनको, ये गोपाल कृष्ण गोखले इनको गंगा की तरह लगते हैं कि जिनमें बात करने के बाद, स्नान करने के बाद प्योरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अब यहाँ पे आएंगे, एक बात और ज़रूरी है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी अपना आश्रम स्थित करते हैं। 1915 में ही एक छोटे से बंगलों में अपना आश्रम शुरू करते हैं, जिसको फाइनली 1917 में हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, राइट। अगली बात करते हैं, अगर इंडिया में जो इनका मेन इवेंट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला इनका मेन इवेंट इंडिया में आता है द चंपारण मूवमेंट और द चंपारण सत्याग्रह। हम सब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है, गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह में प्रॉब्लम क्या थी, हम सबको पता है कि यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनको इंडिगो फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए धक्के से फोर्स किया जाता था, ठीक है। तो उन इंडिगो फार्मर्स के लिए ही गांधी जी यहाँ पे आए थे और अल्टीमेटली जिस सिस्टम का नाम क्या था, 3 खतैया सिस्टम, गांधी जी ने इस 3 खतैया सिस्टम को अल्टीमेटली ख़त्म करने में पूरा योगदान दिया। तो इसलिए गांधी जी की यहाँ पे पहली विजय कहा जाता है और ये गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है।
सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है जब तुम कानून तोड़ते हो। चंपारण सत्याग्रह के वक्त जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो वहाँ के जो लोकल एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो कहते हैं कि गांधी जी अब यहाँ पे चले जाइए, क्योंकि हमें ऑर्डर आया है कि यहाँ पे आपका आना कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं मैं तो सत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस ऑर्डर को डिनाई किया, लॉ को डिनाई किया। इन दैट सेंस सिविल डिसओबीडियंस पहला कहा गया किसको? चंपारण सत्याग्रह को। अब दूसरी बात करते हैं अहमदाबाद मेल स्ट्राइक, ये भी 1918 का ही है। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक 1918 का है, आप सबको पता है उसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या थी। 1918 किसका ईयर है? वर्ल्ड वॉर 1 का ईयर है। और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से आपको पता है जब भी वॉर होता है तो अक्सर खर्चे बढ़ जाते हैं, चीज़ों का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। अब चीज़ों का कॉस्ट बढ़ जाएगा और इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं उनको तो अपने खर्चे पूरे करने ही हैं। तो बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी जो सैलरी है वो 50% बढ़ाने की बात करते हैं। स्ट्रगल होता है और इस स्ट्रगल में अंततः गांधी जी के कहने पे 35% बढ़ोतरी होती ही होती है किसके पास? जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस में। तो अगेन अ सक्सेस। और इस सक्सेस को पाने के लिए गांधी जी ने यहाँ पे इंडिया में पहली बार फास्ट रखा था। गांधी जी का पहला फास्ट इन इंडिया वॉज इन दिस मूवमेंट। फिर मैं बात करता हूँ खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा में बेसिकली एक कोड था। कोड क्या कहता है कि यदि 1/4 से कम प्रोडक्शन हो रहा है, फसल नहीं हो रही, तो आपको वहाँ का जो टैक्स है, रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन खेड़ा की जो अथॉरिटी थी इस बात को नहीं मानती। वो कहती है चाहे फसल हुई हो ना हुई हो, हम तुमसे जो रेवेन्यू है वो लेंगे ही लेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जिसे कहते हैं कि गांधी जी का पहला नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा था इस मूवमेंट में कि जो जिसकी तो फसल अच्छी हुई है वो तो गोगन जो रेवेन्यू है वो दे, जिसकी नहीं सही उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू शुड नॉट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट अगर तुम्हारी फसल जो है वाकई जो लॉ के हिसाब से कम हुई है। ठीक है। और फिर हम आगे आ जाते हैं अगेन अ वेरी वेरी फेमस मूवमेंट ऑफ खिलाफत। खिलाफत मीन्स खलीफा के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और खिलाफत मूवमेंट अल्टीमेटली एंड्स इनटू नॉन कॉपरेशन। वेरी वेरी फेमस गांधी जी का एक मास मूवमेंट अगर कहा जाए, एक पहला मूवमेंट जिसमें मासेस को इन्वॉल्व किया गया, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त गांधी ने क्या कहा था कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलते रहे तो महज 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। जस्ट इन 1 ईयर क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। लेकिन हम सबको पता है गांधी जी के रूल्स क्या थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। लेकिन हम सबको पता है कि 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट्स की वजह से ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। फिर हम आगे आते हैं अल्टीमेटली, यहाँ फोटो देख रहे होगे आप, दांडी मार्च। अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट इज दांडी मार्च। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक एक मार्च चलता है। कहाँ तक? फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्ट ऑफ दांडी। वहां से सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे। और जब मैंने कहा था लॉ तोड़ा जाता है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? उस मूवमेंट को कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कब होती है? 1930 में। और आप सबको पता है इसी के बीच बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके सामने आती हैं, वो चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, वो चाहे फर्स्ट सेकंड हो। ठीक है। और इसी के दौरान गांधी इरविन पैक्ट होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हम यहाँ पे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। ये मूवमेंट भी अल्टीमेटली 1934 में फेड कर जाती है और ख़त्म हो जाती है। और अल्टीमेटली गांधी जी के जीवन का एक लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया था, डू और डाई। या तो हम आज़ादी लेंगे या आज़ादी लेते लेते हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। डू और डाई का मंत्र बेसिकली इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी के द्वारा दिया गया। और इसी मूवमेंट को यहाँ पे अगस्त क्रांति या अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी डेट क्या थी? 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ था। अब जब हम वापस चलते हैं तो आई थिंक आपको एक हल्का सा ओवरव्यू तो गांधी जी के जीवन के बारे में मिला होगा। अब यहाँ पे मैंने पीछे बात की कुछ ऐसी बुक्स जिन्होंने गांधी जी की जिंदगी को इन्फ्लुएंस किया, जिसमें सबसे टॉप पे हम कहेंगे लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। मैंने क्या कहा? अहिंसा का सिद्धांत बेसिकली इन्होंने यहाँ से लिया। और दूसरे अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन, इसमें इन्हें क्या सीखा? बेसिकली अगर मैं कहूँ गुड ऑफ ऑल की बात करते हैं इसमें, या गुड या
वेलफेयर ऑफ ऑल की बात, क्योंकि इस किताब में सीखने में एक बात, एक इंडिविजुअल की भलाई सबकी भलाई में छुपी हुई है। और ये किताब बेसिकली इकोनॉमी में थी, ठीक है, इकोनॉमिक पे बेस्ड थी ये किताब। तो इस किताब से गांधी ने बहुत कुछ सीखा है। और सिविल डिसोबीडियंस का जो जानकारी है वो हेनरी थोरियो की बुक से। और मैंने कहा था कि वेजिटेरियन बाय चॉइस, हेनरी स्टीफनसन की प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। गांधी जी ने अपने जीवन काल में लाइट ऑफ एशिया, की टू थियोसॉफी, भगवत गीता, कुरान, न्यू टेस्टामेंट, ये सब चीज़ों को भी पढ़ा है। और यदि अगर गांधी जी की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक की बात की जाए जो उनको लगता था कि जिंदगी का एक सार है, वो बेसिकली भगवत गीता को सबसे ज़्यादा महत्व मानते थे अपने जीवन काल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगली बात करेंगे, अनदर थिंग इज कि गांधी जी के टाइटल्स या अवार्ड्स की बात करते हैं। हम सब ने सुना है कि गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। महात्मा का टाइटल बेसिकली गांधी जी को देने वाले शख्स का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1917 चंपारण सत्याग्रह के वक्त महात्मा कह के संबोधित किया गया था, टाइटल दिया गया था टू महात्मा गांधी जी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इवन अगर मैं कहूं तो गांधी जी ने भी एक टाइटल दिया था कि इनको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, द टाइटल ऑफ गुरुदेव, ठीक है। फादर ऑफ नेशन इनको कहने वाले शख्स का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कह के संबोधित किया था। और लास्ट में मैंने क्या कहा कि केसरे हिंद के जो मेडल हैं वो गांधी जी को बेसिकली बोएर वॉर्स में सहयोग कैसा, एम्बुलेंस कॉर्प्स की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनको दिया गया था। और गांधी जी के जीवन के साथ कुछ न्यूज़पेपर्स भी जुड़े हुए हैं, जिनमें से मैंने कहा था अफ्रीका में कौन सा है? द इंडियन ओपिनियन। और बाकी चीज़ें जो 3 हैं, इट वॉज इन इंडिया, ये साउथ अफ्रीका में था। हरिजन्स के लिए भी गांधी जी ने बहुत काम किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। इवन हरिजन सेवक संघ भी चलाया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है। आई थिंक आप सबको गांधी जी के बारे में एक, या उनकी जीवन के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज ज़रूर हुई होगी। तो विश यू ऑल वंस अगेन अ हैप्पी गांधी जयंती। और ये एक अच्छा सा बात आपके लिए, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, अ फेमस कोट। तो इसी के साथ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वंस अगेन टू ऑल अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती। थैंक यू सो मच।